हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन यानी कि विलियन, तो विलियन में बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने सॉल्युबिलिटी की बात की थी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड हमने देख लिया था और स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी गैसों की द्रव में आप विलेयता देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और नए टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, विलियन चैप्टर आपका चल रहा है सॉल्यूशन, ठीक है, वही जो होमोजेनस मिक्सचर है, यानी आपका समांगी मिश्रण है, जिसमें थ्रू आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन सेम दिखता है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट दूसरा सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या है? यानी विलायक, यानी कि जो आपका अधिक मात्रा में उपस्थित है विलियन में, और यही भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है पूरे विलियन का। विलेय क्या है? जो कम मात्रा में आपका उपस्थित है वहां पर, और आप कह सकते हैं कि विलायक के अतिरिक्त जो भी घटक वहां पर उपस्थित है उसको विलेय कहा जाता है। इसके प्रकार आपने देखे थे, 3 प्रकार: ठोस विलियन, द्रव विलियन और गैसीय विलियन। फिर उनको फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था फिजिकल स्टेट के बेस पर सोल्यूट के। सांद्रता आप लोगों ने देखी थी, विलेय की मात्रा। सांद्रता को मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया था, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और पार्ट्स पर मिलियन में आपने कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ा था। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या मोल अंश जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मोलैरिटी की बात हुई थी, यानी मोलरता जिसे कहा जाता है, इसका न्यूमेरिकल भी देखा था। मोलैलिटी यानी मोललता को हम लोगों ने पढ़ा था, इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। सॉल्युबिलिटी के लास्ट सेशन में बात की थी। विलेयता क्या है? तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट है, अधिकतम मात्रा है जो कि किसी विलायक में घुल रही है, जबकि आपने विलायक की मात्रा को भी निश्चित कर दिया है और वहां पर टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया है, यानी टेम्परेचर भी आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर ले रहे हैं। या आप क्या कह सकते हो, जब आप एक सटीक परिभाषा देते हैं तो कभी कभी आप कहते हैं कि 100 ग्राम विलायक में अधिकतम घुलने वाली विलेय की जो मात्रा है या उस सब्सटेंस की मात्रा है, वही क्या है? उसकी विलेयता है, जबकि तापमान को क्या किया गया है? स्थिर रखा गया है। ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, प्रेशर। ये फैक्टर सारे आप लोगों ने पढ़ लिए थे कि किस किस पर निर्भर कर रहा है। पहला देखा था हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जिसमें आपने सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल लिया था कि वाटर में हमने सॉल्ट को डिसॉल्व किया है। तो ये सॉलिड्स इन लिक्विड का एग्जांपल है आपका, जहां पर आपने बोला था कि पोलार डिजॉल्व पोलार एंड नॉन पोलार डिजॉल्व नॉन पोलार, यानी लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, एक समान जो होते हैं वो एक दूसरे में घुल जाते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। डिसोल्यूशन आपने देखा था कि जितना भी घुल रहा है विलेय या विलेय घुलता है, जिससे कि विलियन की सांद्रता बढ़ जाती है, यही डिसोल्यूशन है। क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों ने देखा था। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? कि किसी भी सोल्यूशन, जो आपने सोल्यूशन बनाया है या विलायक में आप विलेय को घोल रहे हैं, अब उसमें और अधिक विलेय नहीं घुल सकता है, तो उसको सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन आपका कहा जाता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं, जो कि आपके कैसे विलयन है कि उसमें अभी मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट को घोला जा सकता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था आपने, यहाँ पर लार्ज शातेलियर का प्रिंसिपल भी पढ़ा था कि यहाँ पर दो तरह से आपका रिएक्शन चलती है, या कोई जो भी प्रोसेस वहां पर हो रहा है, वो अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो आपका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि आपने तापमान बढ़ाया, ठीक है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी आपने वहां पर हीट का कोई मीडियम चूज किया है या फिर ऊष्मा दी है आपने, तो उससे क्या होगा कि वहां पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट आपका इवॉल्व होती है, तो वहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, ये आप लोगों ने पढ़ा था। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चूंकि आपका सॉलिड और लिक्विड दो स्टेट में है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं,
तो दोनों पर ही आपका दाब का या प्रेशर का कोई ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर की बात भी करते हैं तो आप वहाँ क्या कहते थे कि ये असंपीड्य होती हैं या इनकी संपीड्यता लगभग नगण्य होती है। तो यानी दाब का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पर नहीं पड़ता है प्रेशर का। यानी अगर आप दबाव बढ़ा भी देंगे तो विलेयता ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, ऐसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हो गया है उसको आप टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाएगा तो उसमें आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को आप क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, जिससे कि वो कैसा हो जाएगा, अब वो सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड हम देख रहे थे, गैस की द्रव में विलेयता। तो यहाँ पर बच्चे एक चीज को आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, दोनों ही केस में विलायक आपका क्या था, द्रव था। विलायक द्रव है तो पूरा विलयन क्या होगा, द्रव अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि विलायक ही आपका क्या कर रहा है, विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सॉल्यूशन आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है, ऑब्वियस बात है। गैस आपका क्या है, सोल्यूट है, यानी सोल्यूट जो है वो गैसेस स्टेट में है या कोई गैस है, और जो सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा, वो आपका द्रव अवस्था में। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपने पढ़ा कि गैसें जो होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में या ज्यादातर जो गैसें होती हैं वो द्रव में आपकी घुल जाती हैं, उनकी जो घुलने की मात्रा होती है वो कम ज्यादा हो सकती है। देन यहाँ पर भी आपका जो सॉल्युबिलिटी होगी वो निर्भर करेगी आपका गैस का की प्रकृति क्या है, विलायक की प्रकृति क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, वही चार फैक्टर्स आपके यहाँ भी आएंगे। देन आप बोलते हैं कि जो आपके लिक्विफाइड होने वाले, जो इजीली आपके द्रवीकृत करे जा सकते हैं, ऐसी गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी अधिक होती है अन्य गैसों से। समझ रहे हैं, यानी गैसों की तुलना कर रहे हैं कि कौन सी गैस आपकी ज्यादा विलेय होगी, तो आपकी जिनकी जो इजीली द्रव में कन्वर्ट की जा सकती है, गैस से द्रव अवस्था में जिनको आसानी से बदला जा सकता है, वो सारी गैसेस उनकी विलेयता अधिक होती है। जबकि ऐसी गैसेस जो आसानी से द्रवीकृत नहीं की जा सकती, उनकी विलेयता क्या होती है बच्चे, कम होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से। और कुछ आप पढ़ते हैं कि वाटर में आपका जो इजीली आयनाइज होने वाले सोल्यूट होते हैं वो आसानी से घुल जाते हैं, जबकि वो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उतनी आसानी से नहीं घुलते हैं, क्योंकि वहां पर वो आयनाइज नहीं होते। ठीक है, देन हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, यानी अभी विलेयता को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर रही हैं यहाँ पर। तो नेचर ऑफ गैस होगा, जैसे हमने क्या बोला, इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर मोर सॉल्युबल, जो आसानी से द्रवीकृत की जा सकती हैं वो गैसें क्या होती हैं, ज्यादा घुलनशील होती हैं, गैसों की प्रकृति में आ जाएगा। सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति में क्या आएगा, गैस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट। ठीक है, ऐसी गैसेस जो कि आपके आयंस प्रोड्यूस कर रही हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं, बल्कि जबकि अन्य जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, उनमें वो नहीं घुलते हैं। ओके, जिससे यहाँ पर HCl का एग्जाम्पल दिया है, NH3 का एग्जाम्पल दिया है, तो ये H2O में आसानी से घुल जाएंगे। अन्य कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें इनकी विलेयता उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या कह रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द गैसेज इन लिक्विड डिक्रीजेज। ओके, अधिकतर गैसों की जो विलेयता होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे क्या होगा, तापमान आपका बढ़ेगा। तो आपको पता है तापमान बढ़ने से क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। समझ रहे हैं, जैसे द्रव है आपका तो वो गैस में बदल जाती है, गैस है आपका तो उसमें ज्यादा क्या होने लगता है, आपका काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है ना,
गैस के पार्टिकल में रैंडमनेस बढ़ जाती है, आप ऐसे बोलते हैं, तो वो और दूर दूर भागेंगे, तो विलेयता उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड, हीट इज इवॉल्व एंड दस दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब डिसोल्यूशन हो रहा है गैस का लिक्विड में, यानी कोई गैस जब लिक्विड में घुल रही है तो उस टाइम पर हीट इवॉल्व हो रही है, इसलिए ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस involves dynamic equilibrium and thus follow ले चटेलियर्स या ला शातेलिए जिसे कहते हैं, उनके सिद्धांत को फॉलो करते हैं। एज डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस शुड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है ना, क्या डिसोल्यूशन क्योंकि एक्सोथर्मिक है इसीलिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी, जो कि आप पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं, जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, चलिए इतना नोट कर लेंगे। प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, हेनरीज लॉ वहां पर हम पढ़ते हैं प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। चलिए तो प्रेशर की बात करते हैं, ये आपका गैस की प्रकृति हो गई, द्रवों की प्रकृति हो गई। ताप का प्रभाव, दाब के प्रभाव को मात्रात्मक रूप से समझने के लिए आप हेनरी के नियम का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है आपकी। इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होता क्या है, आपका लिक्विड है, ड्रिंक है, ठीक है, जो कि क्या है, लिक्विड है। कोक वगैरह की ऐसी ड्रिंक्स की बात करते हैं तो इनमें आपको जब आप इनको पीते हैं ना तो एक चिलिंग सेंसेशन आपको लगता है, ठीक है ना, ठंडक का एहसास होता है और कुछ अजीब सा लगता है आप जब इसको टेस्ट करते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, इसमें आपका CO2 जो कि आपकी क्या है, गैस है, हम सोल्यूट इसको कहेंगे, ठीक है, विलेय, और ये आपका क्या है, विलायक यानी कि सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पर क्या किया गया है बच्चे, ड्रिंक में डिसॉल्व किया गया है या सॉल्युबल बनाया गया है, और उसको सॉल्युबल बनाने के लिए या उसको वहां पर घोलने के लिए किसका उपयोग किया गया है, हाई प्रेशर का उपयोग किया गया है। यानी यहाँ पर हाई प्रेशर का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो ये टाइटली क्या होता है, बंद होती है ये बॉटल, समझ रहे हैं, इसमें ढक्कन जो होता है एकदम सील्ड रहता है। सील होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर अप्लाई किया गया है, और प्रेशर होने की वजह से ही क्या हो रहा है, CO2 वहां पर डिसॉल्व हो रही है। और अगर आपने ये प्रेशर हटा दिया, ठीक है, अगर आपने दबाव हटा दिया यानी कि इस ढक्कन को आपने जैसे ही हटाया तो क्या हो गया, वो गैस बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हैं, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जैसे ही प्रेशर हटाएंगे। तो यही हेनरी ने कहा, हेनरी ने क्या कहा कि जितना भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उस प्रेशर के समानुपाती होगा जितना गैस वहां पर घुल रही है उसकी मात्रा, समझ रहे हैं। और ये सब कब हो रहा है, स्थिर तापमान पर हो रहा है। क्या कहा गया है, स्थिर तापमान पर जितना भी प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो समानुपाती होता है किसके, जितना भी वहां पर गैस सॉल्युबल हो रही है उसकी मात्रा की, ठीक है। यानी जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पर P1 P2 दिखा रहे हैं, तो P1 आपका कोई प्रेशर है, P2 आपका कोई प्रेशर है, तो P2 क्या है, ग्रेटर देन P1 है, यानी कि अधिक प्रेशर अप्लाई किया गया है, समझ रहे हैं। और अधिक प्रेशर अप्लाई करने पर क्या हो रहा है, ये जो गैस के कण है ना ये अभी डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ये वाले जब P1 प्रेशर था, जैसे ही P2 प्रेशर आया, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा दाब लगा, तो क्या हो गया, यहाँ पर ज्यादा अणु क्या हो गए, आपके डिसॉल्व हो गए या घुल गए, समझ रहे हैं। तो प्रेशर जो था आपका वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या समानुपाती हो गया आपके विलय होने वाली गैस की मात्रा, ओके।
किसी को हेनरी ने बताया, ठीक है। तो देखो इसको और अच्छे से आप समझ सकते हो, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बात कर रहे हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जैसे कोक की बोतल की बात कर रहे थे, जब उसका एक बार जो लिड होती है, ढक्कन होता है, उसका सील होती है, वो टूट जाती है, वो आप एक बार ढक्कन खोल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे में जो उसमें चिलिंग सेंसेशन होता है ना, वो कम होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर जा रही है, निकल रही है। वो किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ढक्कन आपने एक बार खोल दिया है, यानी प्रेशर को आपने हटा दिया है। जब तक प्रेशर बहुत ज्यादा था, दबाव बहुत ज्यादा था, घुलने वाली गैस की मात्रा भी वहां पर बहुत ज्यादा थी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, तो यानी दाब का डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है किस पर? विलेयता पर, यहाँ पर। ओके, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना है आपको कि ये सब कब हो रहा है? जब तापमान को स्थिर रखा गया है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, किसी गैस की जो विलेयता है, जो कि द्रव में घुली हुई है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके? बच्चे, यहाँ पर जितना भी प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है गैस पर, उसके। ठीक है, तो इस तरह से आप हेनरी के लॉ का पूरा पढ़ते हैं। और अगर हम मान लें कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की जो बात कर रहे हैं, हम गैस की विलेयता की बात कर रहे हैं, तो वो घुलने वाली गैस की अमाउंट ऑफ डिजॉल्व गैस इज इक्वल टू m है। ठीक है, अप्लाइड जो प्रेशर है वो आपका P है। तो फ्रॉम हेनरीज लॉ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ये हो जाएगा क्लियर। अब आप विलेयता को अगर मोल अंश के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है, क्या कहा गया? सॉल्युबिलिटी को हम क्या करेंगे? विलियन में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो वहां पर आंशिक वाष्प दाब जो था, प्रेशर जो था, वो P ही रहेगा। प्रेशर तो आपने P अप्लाई किया था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा? X। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में आप इसको व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपका हेनरी का लॉ होता है। ठीक है, को नोट करेंगे जल्दी से। जहाँ P आपका प्रेशर है, KH आपका हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और X आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। और इसी फॉर्मूले को आप रीअरेंज कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? X इज इक्वल टू P अपॉन KH। क्या समझ रहे हैं इससे? जितना ज्यादा दबाव बढ़ रहा है, विलेय होने वाली गैस की मात्रा भी बढ़ रही है, या गैस की विलेयता वहां पर बढ़ रही है। समझ रहे हैं ना? और मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो? मोल फ्रैक्शन आपका किसी का भी निकालना है, सपोज गैस का निकालना है, एक्स ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ गैस अपॉन एन गैस प्लस एन लिक्विड। क्लियर है? समझ रहे हैं इसका मतलब? यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिक्विड, यानी कि सॉल्यूशन के जो नंबर ऑफ मोल्स है वहां पर, उनका
उनसे आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है उसको डिवाइड कर लोगे तो आपको गैस का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसी तरह आप द्रव का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपका विलायक है वहां पर। ओके, अब ये हेनरीज लॉ जो है आपका, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स and soda water, CO2 is passed at high pressure to increase its solubility. Okay, क्या किया जाता है जब सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती है या कोक वगैरह की बात कर रहे हैं, सोडा वाटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो यही हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो विलेयता बढ़ रही है, प्रेशर घटाएंगे, कम करेंगे तो विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, second, to minimize the painful effect accompanying the decompression of deep sea divers, O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas. ठीक है, होता क्या है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें हीलियम गैस को डिसॉल्व करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोताखोर आप जिन्हें बोल रहे हो या डीप सी डाइवर्स बोल रहे हो, वह जब नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब वो नीचे से ऊपर की ओर आएंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, जैसे ही प्रेशर कम होगा तो जो घुली हुई गैसेस हैं वो जो नाइट्रोजन होती है वो बुलबुले वहां पर बना देती है। इससे आपकी कोशिका, जो डीप सी डाइवर्स हैं, उनकी कोशिकाओं में उत्पन्न क्या कर देगा, एक अवरोध, बैरियर बना देगा वहां पर। ठीक है ना, जिसे बेंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि जानलेवा हो सकता है, इसलिए वहां पर ऐसी गैस का उपयोग किया जाएगा जैसे आपका हीलियम है। इसके अलावा एनॉक्सिया के बारे में आप लोग पढ़ते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है वो लेस होता है, कम होती है। जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है, देन ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड। इससे क्या होगा कि जो क्लाइंबर्स हैं, पर्वतारोही होते हैं या जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, उनके ब्लड में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या समझ में आ रहा है, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन आपकी कम घुल रही है, प्रेशर ज्यादा है तो ऑक्सीजन ज्यादा घुल रही है। ठीक है, यानी हेनरी का लॉ कुछ नहीं है, दबाव बढ़ा रहे हो तो गैस घुल रही है, दबाव हटा रहे हो तो गैस कम घुल रही है। ठीक है, या विलेयता की जो बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, घुलने से क्या मतलब है, सॉल्युबल होना, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या बोला है, कोल्ड ड्रिंक अभी अगर आपने ढक्कन खोला है तो बहुत अच्छा चिलिंग सेंसेशन देगा, उसी बॉटल को कुछ टाइम तक रख दो ऐसी 1 2 3 दिन, उसके बाद उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर एक बार क्या कर दिया है, हटा दिया है, उससे प्रेशर कम किया आपने, तो जो विलेय हुई गैस थी वहां पर उसकी मात्रा कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, बाहर निकल गई है, या आपकी उसकी विलेयता वहां पर कम हो गई है, जिसके कारण वो टेस्ट अब नहीं आ रहा है। ओके, तो उसको नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ये अदर्स गैसों के लिए मान्य होता है। विलयन का दाब जो है वो बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, तापमान बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैसों की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे आपके सीमाएं हैं जिनको आप लिख लेंगे, लिमिटेशंस यानी कि। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। इस वाले चैप्टर से आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आने वाले सेशन में हम हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल लेके चलेंगे और उनको करेंगे सॉल्व। ठीक है ना, आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।